नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा IBAC-IO एग्ज़ाम के बारे में। अभी अभी वैकेंसी आई है इसकी, तो जानते हैं कितनी वैकेंसी आई है, क्या पे स्केल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप देखिए अंत तक। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम ये आया है इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। ये एग्ज़ाम कराता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपने नाम सुना होगा रॉ। आपने मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है, उसमें जो सलमान खान होता है वो रॉ से ही होता है रिलेटेड। ठीक है, तो उसी संस्था ने वैकेंसी निकाली है इस बार। और ये संस्था जो आती है IB, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जिसके मिनिस्टर अभी हैं कौन? अमित शाह। तो अमित शाह के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है और उसके अंडर में आता है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो भी खुफिया जानकारी निकालनी है, खुफिया काम करना है सरकार के, वो सब ये संस्था देखती है। और आपको इस संस्था का हिस्सा बनने का मौका मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से। सबसे बड़ी बात यह है जानने की, ये फॉर्म केवल जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो ही भर सकते हैं, ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। ठीक है, इसमें जो नेपाल भूटान इनके जो बाशिंदे हैं वो नहीं भर सकते इस फॉर्म को, केवल जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ACIO एग्ज़ाम। ठीक है, कहीं पे आपको दिखाई दे कि ACIO एग्ज़ाम की वैकेंसी आई है, मतलब कि वो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पोस्ट का नाम मैंने बता दिया आपको, ACIO ग्रेड 2 की पोस्ट है और इट इज़ एग्जीक्यूटिव पोस्ट। मैंने बताया था पहले भी आपको वीडियो में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट। देखो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होती है और मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपको वो काम मिलता है जो कि फील्ड वर्क भी होता है और फ्रंट एंड पे जो काम करते हैं। जबकि मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंदर वो होता है जैसे भाई अकाउंट्स बनाने, सैलरी बनानी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सब काम आता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंदर। तो इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव जॉब, मतलब कि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि जो दिल्ली भेज दें, बॉम्बे भेज दें, या जहाँ भी खतरा दिखाई दे रहा है वहाँ भेज दें, वहाँ जाके आपको काम करना पड़ेगा, डे नाइट काम करना पड़ेगा, जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ काम करना पड़ेगा। हो सकता है विदेश में जाके काम करना पड़े। तो ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इट इज़ अ जनरल सेंट्रल सर्विस, मतलब कि ये प्योरली जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है ये। इट इज़ अ ग्रुप C पोस्ट। 3 टाइप के ग्रुप होते हैं जो भी जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। 3 ग्रुप में बटी होती है वो, A, B और C। A ग्रेड की जॉब्स वो होती हैं जो कि UPSC से भरी जाती हैं, जैसे IAS, IPS, IRS। जो ये वाला है संस्था, इसके भी जो हेड होते हैं वो IPS ऑफिसर्स होते हैं। B ग्रेड की पोस्ट जो इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, बट B ग्रेड के जो होते हैं ऑफिसर्स वो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। और C ग्रेड जो B ग्रेड के अंदर काम करते हैं। तो ये C ग्रेड की जॉब है। ठीक है ना, तो आपके ऊपर जो होंगे वो B ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे। इट इज़ अ नॉन गजेटेड पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो है आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक, जो आप काम करेंगे उसको सर्टिफाई आपके ऊपर वाले ऑफिसर्स करेंगे, आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी। जिनको साइनिंग अथॉरिटी होती है वो होते हैं गजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ अ नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। मैंने बता दिया आपको कि जो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट का मतलब क्या होता है कि ये फील्ड जॉब है। इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव जॉब, नॉट अ डेस्क जॉब कि आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसके अंदर। जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ भेजा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितनी वैकेंसी आई हैं। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हैं इस बार, 2000 वैकेंसीज़ हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक, जो कैटेगरी जनरल उसमें 989 वैकेंसी आई हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक नई कैटेगरी निकाली है इस गवर्नमेंट ने, दैट इज़ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये वो सेक्शन होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, चाहे वो SC कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो ST के हों, चाहे वो OBC के हों, कोई भी कैटेगरी के हों। अगर वो इकोनॉमिकली वीकर हैं तो वो इस वैकेंसीज के तहत में भर्ती ले सकते हैं। उसके बाद है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की वैकेंसी 417 है। SC शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी 300 है और ST शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी 121 है। कुल मिला के ये 2000 वैकेंसी हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और थोड़ा कम भी हो सकती हैं, लेकिन 2000 वैकेंसी बताई गई हैं अभी नोटिफिकेशन में। चलिए आगे देखते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो जो ये ग्रेड लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे ग्रेड लेवल 7 क्या होता है। दोस्तों, पहले क्या था कि पहले 2400 ग्रेड पे होता था, फिर 2800 होता था, फिर 4200 होता था, फिर होता था 4800। इस टाइप से पहले ग्रेड पे बनते थे। लेकिन 6 पे कमीशन आने के बाद, 7th पे कमीशन आने के बाद जो है क्या हुआ, ये जो ग्रेड पे थे ये हटा दिया और फिर क्या ला दिए, लेवल्स ला दिए। ठीक है ना,
तो जो फोर्थ लेवल होता है, फोर्थ लेवल वो 2400 होता है, ठीक है। अब आप लगा सकते हो, अंदाज़ा कीजिए, जो फिफ्थ लेवल होगा वो 2800 होगा, सिक्स लेवल जो होगा वो 4200 होगा, और सेवन्थ लेवल जो होगा वो होगा 4800, ठीक है ना। 2400, 2800, 4200 और 4600, सॉरी। तो ये सेवन्थ लेवल जो होगा वो 4600 ग्रेड पे वाला लेवल है आपका। जो एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर का जो लेवल होता है उसी लेवल की सैलरी आपको मिलने वाली है। इन हैंड सैलरी लगभग आपके 60,000 के आसपास आएगी। बट इसमें और भी खूबियाँ है इस जॉब में। क्या? जो अलाउंस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को वो तो मिलेंगे ही आपको, डीए टीए वगैरह जो है वो तो आपको मिलेगा, एचआरए ये सब तो मिलेगा ही। इसके अलावा आपको 20% ऑफ बेसिक पे, मतलब कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे होगा 44,900, इतना आपका बेसिक पे होगा। तो इसका 20% कितना होगा लगभग भाई? लगभग हो जाएगा 9,000। तो 9,000 आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे एज आ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, ठीक है। 60 में आप 9,000 और ऐड कर दो। इसके अलावा अगर आप किसी भी छुट्टी पे काम करते हो, ठीक है, या आपको कहीं भेजा गया मिशन पे और छुट्टी है, आप काम में लगे हुए हो, तो उस छुट्टी के पैसे भी आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा पैकेज रहता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अवार्ड्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं। चलिए, और सबसे अच्छी बात है कि जो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत ही मतलब मज़ा आता है जॉब करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से बंदे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल वो है कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीटेक हो, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी केवल ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट तो मिनिमम है, उसके ऊपर जो भी आपने कर रखा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी फील्ड से। और साथ में कंप्यूटर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये तो आप समझ लीजिए, अगर आप इस सेंचुरी में जी रहे हैं तो कंप्यूटर्स की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए हर चीज़ में। बिना इसके तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते, क्योंकि फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा। तो एनी ग्रेजुएट और असेंशियल नॉलेज, डिज़ायरेबल नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये दो क्वालिफिकेशन है, आप अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या है? तो ये फॉर्म भर सकते हैं 18 से 27 साल के बच्चे, जिनकी एज 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम है 27 ईयर्स, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिया है रिलैक्सेशन एज में। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है, मतलब कि आप 27 + 5 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो जैसे 27 + 3 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पहले से। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न मुझे ये है, और ये मुझे कहीं मिला भी नहीं, कि जो डिपार्टमेंट मतलब केवल IB डिपार्टमेंट के अंदर या फिर जो है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो IB के अंदर काम कर रहे हैं बंदे, अगर उनको फॉर्म भरना है तो वो 40 ईयर्स की एज तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो D ग्रुप में काम कर रहे हैं या और लो पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हम अच्छे पोस्ट पे जाएं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट 40 ईयर्स तक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 3 साल तक उन्होंने रेगुलर काम किया हो उस डिपार्टमेंट के अंदर, तब उनको 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेडी है जो विधवा है, या फिर डाइवोर्स हो चुका है लेडी का, या अपने पति से अलग हो गई है लेकिन उसने शादी नहीं करी है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं 35 ईयर्स की एज तक, अगर वो जनरल कैटेगरी की है। और अगर SC/ST के तो 40 ईयर्स तक वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर में आप रहे हैं 1 जनवरी से 1980 और दिसंबर 31 1989 के बीच में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उसमें एज का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ये सब में कॉमन होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है कि 18 से 27 ईयर्स के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। जिनकी एज इसके बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्विस लाइबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कि वही इस फॉर्म को भरें जो ऑल इंडिया सर्विस देने के लिए तैयार हों। ऐसा ना हो कि आप को ज्वाइनिंग मिले दिल्ली में, आपके मन में हो कि केवल दिल्ली में आप सर्व करेंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ भी खतरा आएगा, जहाँ गवर्नमेंट चाहेगी, वहाँ आपको भेजा जाएगा, ठीक। तो कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ये लिखा हुआ है बोल्ड पॉइंट में नोटिफिकेशन के अंदर, कि कैंडिडेट्स जो हैं जो ऑल इंडिया सर्व कर सकते हैं, ओनली वही भरें इस फॉर्म को। आपको कहीं भी भेज सकते हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कहीं भी आपको भेज सकते हैं। इसमें फैमिली मैटर्स नहीं करती, इसमें कंट्री मैटर्स करती है। कंट्री फर्स्ट देन फैमिली कम्स, ठीक।
उसके बाद है सेंटर। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे 3 चॉइस पूछेंगे सेंटर की। ठीक, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं तो जो है आपने दिल्ली डाल दिया, गाज़ियाबाद, नोएडा, स्टेप से अगर आपने डाल दिया तो 3 आपको चॉइस मिल जाएंगी। उन तीनों में से आपको एक सेंटर मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। किसी भी कंडीशन में सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर कि जो है वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चाहे कुछ भी हो, सेंटर चेंज नहीं होगा। इन 3 में से ही आपको एक सेंटर मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें 3 टायर हैं, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला जो स्टेज है उसमें होगा ऑब्जेक्टिव पेपर, जो ऑनलाइन मोड पे होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ लिखा नहीं, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा पहला वाला। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये भी आप याद रखना कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 मार्क कट जाएंगे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है आपको। दूसरा टायर जो है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपको लिखना पड़ेगा। उसमें 2 सेक्शन आएंगे, क्या आएंगे मैं बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में। 1 घंटे का वो भी होगा पेपर, और 50 मार्क्स का ये पेपर है डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा टायर 3 है, अगर आपके दोनों क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जज किया जाएगा कि आप क्या जॉब करने लायक हैं या नहीं है। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो टायर 3 स्टेज है। तो अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है भाई तीनों स्टेज का। तो अगर हम बात करें टायर 1, तो इसमें जो सेक्शन है वो 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन क्या है वो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल स्टडीज़। भाई अवेयरनेस का मतलब हो गया कि जो भी आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, ठीक है, 1 साल 2 साल में जो भी हैपनिंग हुई हैं कंट्री के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग आप जानते ही हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ मतलब कि जो है पॉलिटी हो गई, थोड़ा हिस्ट्री हो गई, थोड़ा ज्योग्राफी हो गई। इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज जो होती है वो होनी चाहिए। ये तो हो गया टायर 1 की बात। अब आते हैं टायर 2 पे। तो टायर 2 में 2 सेक्शन है, एक है एसए का और एक है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग। तो दोनों सेक्शन जो है 25-25 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये 25 मार्क्स का और ये 25 मार्क्स का है, तो मिलके 50 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक, तो 2 सेक्शन होंगे इंग्लिश के। टायर 2 एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होंगे, एक एसए और एक है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग। चलिए, तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम में ये खास बात है कि ये कट ऑफ पहले बता दिया कीजिए कि इससे कम अगर नंबर आएंगे किसी भी टायर में तो वो बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा। उससे ऊपर आप लेके आए तो अच्छी बात है। तो टायर 1 में अगर आप हो जनरल कैटेगरी के, तो यू विल हैव टू मेक 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर आपके 100 में से 35 मार्क्स आते हैं तभी आप क्वालिफाई हो, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो टायर 1 में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 मार्क्स रखा गया है कट ऑफ, और एससी एसटी के लिए 33 मार्क्स रखा गया है। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे ऊपर अगर आप कहेंगे वेल एंड गुड है, इससे कम आएंगे तो आप पहले स्टेज में डिसक्वालीफाई। फिर है टायर 2 एग्ज़ाम, जो कि 50 नंबर का है। तो 50 नंबर में आपको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे, सबके लिए इक्वल है। टायर 2 एग्ज़ाम के लिए 17 मार्क्स आउट ऑफ 50 लाने ही पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर इससे कम आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं। जब आपका ये दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद एक मेरिट बनेगी। मेरिट में जो भी कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसको पार करेगा तो उसको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू में। इसमें एक बात यह है कि जो है भाई टायर 1 में जितने बच्चे बैठेंगे, ठीक है, टायर 2 में जो बच्चे लिए जाएंगे, जैसे 2000 वैकेंसी हैं तो 2000 का जो 10 गुना है वो लिया जाएगा। मतलब कि 20,000 बच्चे चुने जाएंगे टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। और टायर 2 के बाद जो है वो चुने जाएंगे 5 गुना बच्चे वैकेंसी का, मतलब कि 10,000 बच्चे आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपटीशन है, ये फाइट है कंपटीशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है हमें वो चीज़ देख लीजिए भाई। वेबसाइट है www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in। इन 2 वेबसाइट में से किसी भी एक पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या प्रोसेस है मैं वो बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि आखिर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो सब आपको बताया जाएगा। वैसे आप जानते भी होंगे, इन वेबसाइट पे जाइए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए, आराम से फॉर्म फिल होगा। और किसी को दिक्कत अगर आती है मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। वैसे मैं वीडियो लेके भी आऊँगा कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है ये वाला। ठीक, ये 2 वेबसाइट आप याद रख लीजिए, mha.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये वेबसाइट ये, और ncs.gov.in। चलिए, अगर कोई दिक्कत अगर आपको आती है, पहली बात तो ये कि जो है जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुके हैं।
आज अगर आप देख रहे हैं तो जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। 19/12/2020 से ये स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन और 9 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आप उसको फॉर्म को फिल कर सकें उतना अच्छा है। कोई दिक्कत अगर फॉर्म को भरने में आती है तो जो गवर्नमेंट ने आपको हेल्प डेस्क दिया है bharti@NIC.in, यहाँ जाके आप मेल कर सकते हो। कोई दिक्कत अगर आपको आती है फॉर्म भरने में, या फिर ये नंबर दिया है, नंबर नोट कर लीजिए, 10 से 6 के बीच में मंडे टू सैटरडे आप फ़ोन कर सकते हो। इस नंबर पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। चलिए, एग्ज़ाम फ़ी कितनी है वो जान लेते हैं भाई। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी के हो या OBC के, तो 100 रुपये फ़ीस है एग्ज़ाम फ़ी और 500 रुपये फ़ीस है प्रोसेसिंग फ़ी। कुल मिला के आपको देने पड़ेंगे कितने, 600 रुपये देने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो या फिर आप फीमेल हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो, मतलब नेवी वगैरह में आपने काम किया है और काम किया आपने आर्मी के अंदर, तो आपके लिए फ़ीस है केवल 500 रुपये, दैट इज़ प्रोसेसिंग फ़ी। एग्ज़ाम फ़ी आपसे नहीं ली जा रही है। तो कुल मिला के जो है 600 रुपये है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस है 500 रुपये। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, अगर हम देखें तो इसमें 4 सेक्शन जो हैं वो मैच करते हैं SSC CGL टायर 1 एग्ज़ाम से। भाई GS जो हो गई है, और आपका मैथ्स, क्वांट और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन पूछते हैं CGL टायर 1 में भी, और इसमें भी वही चीज़ है। बात समझ में आई? तो अगर आप तैयारी करते हैं 4 सेक्शन की, तो आपका एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। आपकी CGL की तैयारी भी हो जाएगी और हाथों हाथ इसकी भी तैयारी आपकी हो जाती है। तो जो भी आपने बुक्स परचेस कर रखी होंगी SSC CGL के लिए, टायर 1 एग्ज़ाम के लिए, वो आप अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा जो GS पढ़ना है, हमें GA पढ़ना है। GA तो हो गया करंट अफेयर्स, तो उसके लिए मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, 1 साल की कम से कम, 1 साल की कम से कम किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की। ठीक, वो पढ़ लीजिए, या मैगज़ीन आती हैं वो मैगज़ीन परचेस करके आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा GS के लिए आप ल्यूसेंट की आती है बुक GK की, वो आप कवर करिए पूरी। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है GS के लिए ल्यूसेंट की GK हो गई, और GA के लिए आपका हो गया करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन 1 साल का। बाकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए जो CGL का सिलेबस है दैट इज़ सफिशिएंट, आप उसको अच्छे से तैयार करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की आराम से। बाकी मैंने वीडियोस बना रखे हैं मैथ्स के ऊपर, आप वो देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन के स्टेप से पूछते हैं एग्जाम के अंदर, और क्या ट्रिक होती हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सब बताया अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको समझ में आएगा ये एग्ज़ाम क्या है, कौन इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है इस एग्ज़ाम की, सब मैंने इसमें बताया है आपको। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। कोई भी अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।